Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are safe and healthy. So let me start a lecture और जो कि हमारा चैप्टर हम पढ़े थे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, उसमें से आज हम अनदर टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ रिस्क एंड आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरह के रिस्क हैं जो हम देखे होते हैं और जिनको फेस करना होता है और उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. So let me discuss the content of this about risk management जो कि हमने कल डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास रिस्क होता है वो रिस्क हम देख रहे होते हैं कि कैसे रिस्क प्लान करना है और बेस्ट प्लानिंग के लिए प्रोजेक्ट टीम प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट शो करती है और ईच एंड एवरी स्टेप कंसीडर किए जाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए. सो अब हम ये देखते हैं कि प्लानिंग अगर हो रही है और प्लानिंग काउंटेंट हो रहा है तो कौन से अदर कॉमन सोर्सेज हैं जो रिस्क के हो सकते हैं आने के, स्पेशली इन द आईटी प्रोजेक्ट. सो लेट वी डिस्कस. अब यहाँ पे जो हमने आज के टॉपिक में जो पॉइंट्स कवर करने हैं दैट इज़ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आईटी प्रोजेक्ट और स्टैंडिश ग्रुप का क्या रोल है फॉर द सक्सेसफुल आईटी प्रोजेक्ट्स, what are the broad categories of the risks that have been faced by the IT projects. The first one is market risk, the second is finance risk, फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट रिस्क कौन से होते हैं, पीपल रिस्क एंड स्ट्रक्चर प्रोसेस रिस्क. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है और एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव रिस्क क्या है इन अदर नॉलेजेबल एरियाज के अंदर. सो दीज आर द कंटेंट जो हमें यहाँ बारी बारी डिस्कस करना है. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट तो हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आईटी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टैंडिश ग्रुप क्या रोल प्ले कर रहा है. अनदर कैटेगरीज ऑफ द रिस्क जो हमें देखने पड़ेंगे, मार्केट लेवल के रिस्क, फाइनेंशियल लेवल रिस्क, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट रिस्क क्या होंगे, पीपल को लेके क्या रिस्क हो सकते हैं और एक प्रोसेस को लेके क्या रिस्क हो सकते हैं. रिस्क की एवेल्युएशन के लिए रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है और उसको बनाना क्यों ज़रूरी है, और एज वेल एज नेगेटिव रिस्क जो कि ना आने देना इज़ द टारगेट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम कि वो उनका टारगेट था कि मिनिमम द नेगेटिव रिस्क, तो अदर नॉलेजेबल एरिया में वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट आ रहे हैं और ये हमें देखना है इसके अंदर, और ये आपकी क्वेश्चन की आउटलाइन है जिसमें हम बारी बारी कंसीडर करते हैं कि क्या पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो कि हम फर्स्ट डे से चैप्टर के फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हमने रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क को प्लान करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके जो एनालिसिस है बेशक वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा या क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उसको कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए उसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है और एज वेल एज उसको मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ता है. दिस इज अ प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने फर्स्ट प्रोसेस अभी कवर किया दैट इज प्लानिंग, और कल हमने देखा था कि प्लानिंग के लिए प्रोजेक्ट टीम किस लेवल पर रह के प्लानिंग को सोचती है और प्लान रिस्क को प्लान करने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्क अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. ये हमें पता होने चाहिए थे. तो दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट. आज हमने देखना है कि नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट समझ आ रहा है, लेकिन अगर आईटी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और स्पेशली हम आईटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के कॉमन सोर्सेज ऑफ रिस्क जो हैं वो प्लान करने पड़ते हैं फॉर द मैनेजमेंट. सामने यहाँ पे डिस्कशन है कि आईटी ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सो मैनी अदर रिस्क दैट आईटी प्रोजेक्ट स्टिल फेस कर रहे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडिश ग्रुप था. स्टैंडिश ग्रुप एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एडवाइजरी ग्रुप की तरह काम करती है जिनका टारगेट ये था कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, पब्लिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना या प्राइवेट सेक्टर्स पे इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, ये सब उनका काम था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. लेकिन वो किस बेस पे स्टडी कर रहे थे, काउज रिसर्च की बेस पे. काउज रिसर्च उनका ये टारगेट था क्योंकि उनकी ये टारगेट उनको हमेशा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा रही थी. वो क्या टारगेट था कि नेवर हियर फेलियर, नेवर सी फेलियर और नेवर स्पीक फेलियर. ये 3 फ्रेजेस वो अपने प्रोजेक्ट के टाइटल में रखते थे जिससे उन्हें बहुत कम चांसेस मिलते थे फेलियर को फेस करने के लिए. और ये ग्रुप जो है इन अपने इस चीज़ पे जो ऑब्जेक्टिव या अपने विजन की वजह से हमेशा एक सक्सेसफुल क्राइटेरिया की तरफ मूव करती थी. तो जो स्टैंडिश ग्रुप था वो उसने फॉलो किया था, अपने एक थीम बताई थी कि कैसे हम एक आईटी प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल बना सकते थे, क्योंकि उनका एजेंडा क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, और बेशक पब्लिक लेवल पे है या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स पे है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को
को, डेटाबेसेस को, बड़े बड़े डेटाबेसेस को, सॉफ्टवेयर्स को इम्प्लीमेंट करना पब्लिक लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। और इससे क्या हो रहा था कि उनकी डेडिकेशन क्या थी, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये उनके काम थे। और वो ये काम किसके साथ मिलकर करते थे, हाईली डेडिकेटेड प्रोफेशनल पीपल, एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मेंबर्स को मिला के अपने टारगेट को पूरा करते थे। तो यहाँ आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि स्टैंडिश ग्रुप क्या है, वो किस तरीके से अपनी रिसर्च कौन सी थीम को फॉलो करती है अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और उनका फोकस क्या था, डेवलपमेंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की कोई परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। और वो किसके साथ मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या था कि इफ दे हैव अ हाईली डेडिकेटेड professional people involved in the project and intellectual people involved in the project, they definitely tend to the successful project. अब किस तरीके से वो अपने डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, और उस वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपने विजन रखे हुए हैं काम करने के लिए, तो डेफिनेटली दे हैव सम स्कोरिंग पॉइंट, दे हैव सम क्राइटेरिया जिस पे वो अपने प्रोजेक्ट को रिलाई करते हैं और प्रोजेक्ट किस तरीके से जो है वो रन करते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो उनके पास जो स्टैंडिश ग्रुप था, और स्टैंडिश ग्रुप उनके पास एक पोटेंशियल स्कोरिंग शीट थी जिसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करते थे। अगर वो चीज़ें उनके स्कोरिंग शीट पे रिलाई नहीं करती हैं तो वो प्रोजेक्ट को वहाँ ही रिजेक्ट कर देते थे। यहाँ पे एक सर्वे रिपोर्ट है कि 19 के कुछ ईयर्स में सीरीज में अमेरिका के बोथ गवर्नमेंट ने और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने $18 बिलियन जो हैं इन्वेस्ट किए हैं जस्ट ऑन द कैंसल्ड प्रोजेक्ट, यानी उनकी सक्सेस नहीं हो पाई उन प्रोजेक्ट्स की, और उसके ऊपर इन्वेस्टेड 80 बिलियन लॉस किए हैं उन्होंने, सिर्फ इस वजह से बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द रिस्क, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। और क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट तभी हो सकती है इफ दे आर नो चांस ऑफ रिस्क, दे आर नो चांस ऑफ द फेलियर। तो उसके लिए भी स्टैंडिश ग्रुप जो कि एक एडवाइजरी ग्रुप था, जो कि सक्सेस के ऊपर उसका मोटिवेशन सक्सेस थी, जहाँ पे वो फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक सक्सेस को 100% बनाने के लिए एक स्कोरिंग शीट बनाई। और स्कोरिंग शीट उनका डिसाइड करती थी कि हमने क्या एक्शन लेने हैं, अपनी मनी हमें इन्वेस्ट ना करनी पड़े, और अगर वो ऐसी चीज़ हो रही थी तो डेफिनेटली दे आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर मिनिमम स्कोर है तो डेफिनेटली उन्हें पता चल रहा था कि ये हमें रिस्क की तरफ लेके जाएगा, ये पॉइंट हमें रिस्क की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर एक्शन लेने हैं। अब यहाँ पे क्या क्या रिस्क हैं, उन्होंने एक 100 पॉइंट स्केल रखा जिसमें उन्होंने 100 में से पॉइंट्स को वैल्यू दी। जैसे यूज़र इन्वॉल्वमेंट है, उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस दी 19, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को 16, रिक्वायरमेंट्स को 15, प्रॉपर प्लानिंग को 11, एक्सपेक्टेशन को 10, स्मॉल प्रोजेक्ट माइलस्टोन 9, कॉम्पिटेंट स्टाफ 8, ऑनरशिप 6, क्लियर विजन 3, हार्ड वर्किंग और फोकस स्टाफ 3। इन सबको अगर आप प्लस करो तो देर इज अ टोटल आपके पास आ जाता है आपके 100। तो 100 पॉइंट पे उन्होंने एक स्केल सेट किया जिसमें अपने सक्सेस क्राइटेरिया देखने के लिए प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। यूजर की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, मैनेजमेंट कैसी हो रही है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं कि नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग है कि नहीं है, व्हाट आर द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, माइलस्टोन्स कब सेट हो रहे हैं, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंट इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल स्टाफ हैं, ऑनरशिप स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, कैसे हैं, किस लेवल पे हैं, विजन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, और क्या फोकस स्टाफ और हार्ड वर्किंग लेवल क्या है हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अब अगर हम यूजर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो यूजर इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने 19 पॉइंट रखे हैं। तो अब वो कैसे इसकी स्कोरिंग करेंगे, कैसे इसको पॉइंट आउट करेंगे, हम ये चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 एग्जांपल मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया है कि अगर मैंने यूज़र इन्वॉल्वमेंट को स्कोरिंग करनी है तो मैंने 5 क्वेश्चन सेट किए हैं। डू आई हैव अ राइट यूज़र, ये पॉइंट मेरे सामने होगा। डू आई इन्वॉल्व द यूज़र अर्लियर ऑफन, कि क्या मैं इन्वॉल्व करूँगा, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है मेरा यूज़र के साथ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी हम कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है स्ट्रॉन्ग। डू आई मेक अ इन्वॉल्वमेंट ईजी, क्या मैंने यूज़र के लिए ईजी इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है, उसको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही मेरे से बात करने के लिए। डिड आई फाउंड व्हाट यूज़र नीड, क्या मैंने ये फाइंड किया कि यूज़र को क्या डिमांड है, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास ये 5 क्वेश्चन हैं। मेरे स्कोर बोर्ड के मुताबिक मैंने इस यूज़र इन्वॉल्वमेंट को कितने पॉइंट दिए, 19 पॉइंट। तो मैं 19 को 5 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3.8। तो अब मुझे अपना स्कोर सेट करना है हर क्वेश्चन को लेके कि मैं 3.8 को पॉइंट पे रिलाई कर रही हूँ कि नहीं रिलाई कर रही हूँ, उस एवरेज में से मुझे देना है। यानी अगर क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, मुझे हर एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया सेट करना है, और अगर वो क्राइटेरिया 3.8 या 3 पॉइंट के नियर है तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ मेरे रिस्क आने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। तो इस तरीके से स्टैंडिश ग्रुप ने अपना एक स्कोर
स्कोर बोर्ड बनाया, उस स्कोर बोर्ड के मुताबिक अपने उन सक्सेसफुल क्राइटेरिया को और स्ट्रांगली एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने रिस्क क्वेश्चनर्स बनाए, टास्क यूज़ किए और उसके फिर स्कोरिंग की उसकी बेस पे, और फिर डिसाइड किया कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट, और यहाँ रिस्क आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो डेफिनेटली जहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव स्कोरिंग होगी, नियरर टू द टारगेट स्कोरिंग होगी, तो डेफिनेटली दे आर नो नीड ऑफ द रिस्क, कोई चांस नहीं हो सकते रिस्क के लिए। बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने स्कोरिंग की, अगर इसी तरीके से मैं एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को लेके 5 क्वेश्चन करती हूँ तो हम अपनी रिस्क के लिए क्वेश्चनर बना सकते हैं, रिस्क को चेक करने के लिए क्या मैंने ये किया, क्या ये है, क्या हो सकता है किसी एक चीज़ के मिस होने की वजह से, किसी एक पॉइंट के मिस होने की वजह से मेरे सिस्टम में रिस्क आ जाए, मेरी एक्टिविटी में रिस्क आ जाए, तो इसलिए हम कुछ रिस्क क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ क्वेश्चनर डिस्कस किए। लेकिन वो यहाँ बात करता है बिकॉज देर इज़ IT पे जो है प्रोजेक्ट बेस हम काम कर रहे हैं और रिस्क को वैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, तो वी हैव टू मैनेज अ रिस्क क्वेश्चनर। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन रिस्क क्वेश्चनर डिजाइन कर लेती है। अब रिस्क क्वेश्चनर कैसे सोचेंगे, किसके बारे में क्या क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने यूजर इन्वॉल्वमेंट के से रेलिवेंट सोचा, ये चीजें होंगी, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क होगा। अब उस रिस्क का इम्पैक्ट हाई है कि लो है, ये सब चीजें मैं देखूंगी। अब क्योंकि रिस्क डिफरेंट तरह के हो सकते हैं तो हर एक के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, मार्केट लेवल रिस्क, फाइनेंशियल लेवल रिस्क, टेक्नोलॉजी लेवल रिस्क, पीपल लेवल रिस्क और प्रोसेस के रिस्क। यानी हर एक पॉइंट पे मुझे देखना है मार्केट लेवल का मुझे क्या रिस्क आने वाला है, फाइनेंस को लेके मुझे क्या रिस्क फेस करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके मुझे क्या रिस्क फेस करने पड़ेंगे, फिर मुझे इसके लिए माइंड में क्वेश्चन या क्वेश्चनर सेट करने पड़ेंगे। अगर वो क्वेश्चनर्स की बेस पे मैं ट्रूली रिलाई कर रही हूँगी तो डेफिनेटली मैंने रिस्क को कंट्रोल कर किया हुआ है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं होगा, क्वेश्चनर के आंसर्स नो में आ रहे हैं, नहीं मैंने ये भी नहीं अभी किया, ये भी नहीं किया, तो डेफिनेटली अभी पता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो डेफिनेटली इसकी वजह से रिस्क आएगा। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी रिस्क की। सबसे पहले मार्केट रिस्क है। किसी भी कंपनी के लिए जब एक प्रोडक्ट बनाना है, उसने एक प्रोडक्ट को बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, फिर जाके एक प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जहाँ पे आप अपनी फाइनेंस इन्वेस्ट करते हो, फाइनेंस, और अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट को वो सर्विसेज नहीं होती हैं, या कंपटीटर आपने उस तरह प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया जिस तरह आपके कंपटीटर ने किया हुआ है, या आपका ब्रांड उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस वक्त जो लॉस और फाइनेंस आपके इन्वेस्टमेंट लॉस में जाती है, वो जो रिस्क होता है जिसमें पब्लिक इन मार्केट इन्वॉल्व होती है, दैट इज अ मार्केट रिस्क। अब उसके लिए आप क्या क्वेश्चन सोचते होगे कि ये रिस्क होंगे ना आपके माइंड में, क्या मैंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, मार्केटेबल है मैंने जो प्रोडक्ट बनाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मार्केट के लिए, क्या यूजर जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा यूजर उसको एक्सेप्ट करेंगे, यूजर उसकी सर्विस को यूज करेंगे, क्या ये एक बेटर प्रोडक्ट है, मैंने अच्छी सर्विसेज बनाई हैं एज कम्पेयर टू द अदर कंपटीटर। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में होंगे। अगर आपको इसके ऊपर 100% ओके हो कि हाँ मेरा एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में यूज भी होगा, प्रोडक्ट भी यूज होगा, तो बेटर परफॉर्मेंस भी है, अच्छे कंपटीटर से भी अच्छा भी है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास जो है यहाँ मार्केट रिस्क क्रिएट नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर्स आए हैं अभी, तो जिसने फर्स्ट इन्वर्टर बनाया उसने भी इस बारे में सोचा होगा कि लोग इसको यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पावर कम यूज़ होती है, मार्केट में लोग इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ जब उसको श्योरिटी थी कि डेफिनेटली दूसरे एसी जो यूज़ होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द इन्वर्टर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लोड लेते हैं, ज़्यादा वोल्टेजेस लेते हैं, तो वहाँ पे उसको ये श्योरिटी थी कि ये वोल्टेज भी कम लेगा और डेफिनेटली देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम आएंगे। तो यूज़र लेवल उसका इंक्रीज होता गया, यूज़र ने उसके प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसकी सर्विसेज को यूज़ किया, और उसके ना पैसे वेस्ट हुए ना मनी वेस्ट हुए, तो यहाँ कोई भी ये मार्केट रिस्क नहीं बना क्योंकि उसका प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में रन हुआ। तो जो चीज़ें हमारे कंपटीटर, हमारे ब्रांड्स और हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज मार्केट लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो दैट इज अ मार्केट रिस्क। फाइनेंस रिस्क, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमने अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या मैंने अपना ऑब्लिगेशन कंपनी जब, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कब आता है जब कंपनी वॉन्ट एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन टू पे बैक इट्स डेब्ट। जैसे कि इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने आपके मैं एक प्रोजेक्ट रन कर रही हूँ, मेरे पास एक इन्वेस्टर आया, मेरे पास मनी नहीं है, एक इन्वेस्टर कहता है मैं प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करूंगा लेकिन जब प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो इतने % मुझे रिटर्न इन्वेस्ट के साथ चाहिए, जो मैंने इन्वेस्ट किया है और साथ मुझे प्रॉफिट के साथ चाहिए। तो रिस्क कहाँ पे आएगा कि मैं इन्वेस्टर से पैसे भी ले रही हूँ लेकिन मैं वर्किंग उस तरीके से नहीं कर पा रही कि देयर इज अ चांसेस कि मैं उसे पे बैक नहीं कर पाऊंगी, तो वहाँ जो रिस्क आता है फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ एक पिक्चर भी आपको इलेबोरेट कर रही है कि आप जो हो हर वक्त एक डेंजर जोन में होते हो कि आप अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करो। तो यहाँ फिर जब फाइनेंशियल रिस्क के आप देख रहे होते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल रिस्क को हैंडल करें या फाइनेंशियल रिस्क ना आए, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं। वो क्वेश्चनर, क्या मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकती है, क्या मैं स्टेक होल्डर
कॉन्फिडेंट है इन द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यानी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर रहा है। मेरा प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे क्या मिलेगा, और पे बैक एस्टिमेशंस मेरे पास क्या होंगे। वही है जो मेरा टारगेट है। अगर टारगेट के मुताबिक नहीं जा रहा तो देयर इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या इस प्रोजेक्ट को अफोर्ड कर सकती है, क्या मुझे आप कंटिन्यू रखना है, इसको नहीं रखना। जैसे मेरे पास स्पॉन्सर्स मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो पैसे रोक लेते हैं, तो डेफिनेटली मैं अपना काम कंटिन्यू नहीं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं करूँगी, तो काम वहाँ ही वर्किंग रुक जाएगी, तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, जैसे मोस्टली जब घर बन रहे होते हैं, तो अगर जो स्टेक होल्ड स्पॉन्सर्स हैं वो पैसे नहीं दे रहे होते, तो वहाँ ही वर्किंग रुक जाती है घर बनने की, तो वो जो उस वक्त जो रिस्क आ रहा होता है वो दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, या क्या प्रोजेक्ट की यूज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर रही हैं हम उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ऑल ऑफ दिस डेटास इन्वॉल्व इन द कॉस्ट, पैसों से इन्वॉल्व होता है, और वहाँ कोई पैसों को लेके कोई रिस्क आता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो है फाइनेंस पे इफेक्ट पड़ता है, स्टेक होल्डर इफेक्ट पड़ता है, या जो हमारा पे बैक होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कर रही है। ऑल ऑफ दीज आर द फाइनेंशियल रिस्क। हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क। तो टेक्नोलॉजी रिस्क आपको साफ पता चल रहा है, क्योंकि आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो देर इज़ अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ऑल ऑफ दीज आती हैं। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक प्रोजेक्ट को लेके हमारे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, या हमने जो सोचा हुआ था कि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और वो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, या हार्डवेयर फेल हो गया है, या हार्डवेयर हमें जितने हार्डवेयर की ज़रूरत थी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त जो रिस्क आते हैं वो टेक्नोलॉजी रिस्क होते हैं। इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी रिस्क मैयर करने के लिए भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं, क्या प्रोजेक्ट के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी ली है वो फिजिबल है, क्या ये इसका यूज़ है मैच्योर है, मतलब मैच्योर करने का मतलब क्या जो हमारा टारगेट है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके पूरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी चूज़ करने का डिसीजन हमारा ठीक है कि हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, इससे हमें कोई बाद में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फेलियर तो नहीं फेस करना पड़ेगा। क्या हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल होगी टाइम पे कि नहीं होगी। जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इस वक्त प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ द प्रिंटर, तो मेरे पास प्रिंटर टाइम पे उतने अवेलेबल होंगे जितने मुझे चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ फेस ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, हमें टेक्नोलॉजी रिस्क फेस करना पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट बनने से पहले ही हमारा हार्डवेयर या हमारा सॉफ्टवेयर सस्पेंड हो जाए, काम ही ना करे, तो इसका बैक कॉन्टीजेंसी प्लान क्या है, या फॉल बैक प्लान क्या है, या हमारे पास कॉन्टीजेंसी अलाउंसेस क्या, रिजर्व्स हैं हमारे पास उसको रिकवर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम क्वेश्चन रेडी करते हैं। अगर हम सब इसके ऊपर ट्रूली रिलाई कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव आंसर्स हैं, तो डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन क्वेश्चनर्स के मुताबिक हम किसी एक पॉइंट को मिस कर देते हैं, या हार्डवेयर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, तो देर इज मे बी अ मीडियम रिस्क, बट इसका इम्पैक्ट कैन बी अ हाई, हो सकता है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी रिस्क को डिवाइड करें, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। पीपल रिस्क, यानी लोगों से, जो डेफिनेटली पीपल इज़ अ बिग एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द प्रोजेक्ट, एक बिग एसेट होता है, तो यहाँ हमें लोगों को लेकर रिस्क हो सकता है। क्या लोग रिस्क क्या हो सकता है, उसके लिए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपर स्किलफुल और हाईली अप्रिशिएटेड प्रोफेशनल पीपल हैं उनके पास, क्या उनके पास मैनेजर, जो मैनेजर है, हैव अ टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स हैं, हैव अ इनफ एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर डज अ सपोर्टिंग और नॉट, is there a project मतलब champion, it means they have already working on so many projects and experience। उसके बाद फेमिलियर विद द स्पॉन्सर्स, कस्टमर फॉर द प्रोजेक्ट, क्या ऑर्गेनाइजेशन फेमिलियर है कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, कोरिलेट करने में, अच्छा रिलेशनशिप बनाने में, क्या जो हमारी टीम है हैव अ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद देयर, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स और नॉट, ये सब चीज़ें देते हैं। हाउ इज़ अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल स्पॉन्सर एंड कस्टमर, ये सारे क्वेश्चनर्स जो हैं वो रेडी किए जाते हैं रिस्क को वैल्यूएट करने के लिए। और वही बात मैं फिर बोलूँगी, अगर जो हम क्वेश्चनर बनाते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस होती है, तो देयर कैन बी हाई रिस्क भी हो सकता है, लो रिस्क भी हो सकता है, मॉडरेट रिस्क भी हो सकता है। बट आपको भी पता है, हमने कल प्रोबेबिलिटी और रिस्क इम्पैक्ट देखे थे कि सम टाइम एक मीडियम मॉडरेट प्रोबेबिलिटी रखने वाला रिस्क भी एक हाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को अफेक्ट करने के लिए।
अब हमारे पास है प्रोसेस का रिस्क, और आपको पता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस होते हैं, और प्रोसेसेस का मतलब है उसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारे पास सेट ऑफ टास्क हैं जो कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली हमें हर एक चीज़ को अवेलुएट करना है, देखना है कि प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। तो अगर सक्सेसफुली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिस्क की वैल्यूएशन भी करनी है, तो क्या प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई रिस्क आने के चांसेस तो नहीं है। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ क्वेश्चन बनाना पड़ता है फिर से, कि हम रिस्क को अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकें। क्या मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ चेंज टू द न्यू प्रोजेक्ट विल इंट्रोड्यूस इनटू यूजर एरिया और बिजनेस प्रोसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है उस प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बिजनेस एरिया है, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, और उसके मुताबिक हम एक प्रोसीजर और प्रोसेस को फाइंड आउट करते हैं। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट की नीड को पूरा करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि डिज़ाइनिंग के लिए अलग टीम होती है, एनालाइज मॉडलिंग करने के लिए अलग टीम होती है, डेवलपमेंट के लिए अलग टीम होती है। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हमें यहाँ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए देखने पड़ते हैं। वी हैव एन अवेलेबल और नॉट, क्या सिस्टम जो है अदर सिस्टम हमें इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेक्ट करने पड़ेंगे, क्या वो अदर सिस्टम हमारे साथ अवेलेबल हैं कि नहीं है, और डस ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम देख रहे होते हैं, और सब चीज़ें हम एग्जीक्यूट जो है वो साथ साथ कर रहे होते हैं। सो प्रोसेस रिस्क इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी फोकस, क्योंकि प्रोसेस जब तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो सकता है एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वी आर पास आउट टू द डिफरेंट प्रोसेसेस, तो फिर हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, उसकी न्यू चेंजेस, उसके कौन से ग्रुप ऑफ पीपल उसमें काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ प्रॉपरली इंट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, या दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे इंटरनल सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट हमारे साथ हो पा रही हैं, कोलैबोरेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं। और उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थी कि क्या स्मूथली हमारा प्रोसेस रन कर रहा है, और प्रोसेस एक हमें टेंडली जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। दीज आर टाइप ऑफ रिस्क, बेशक वो मार्केट लेवल पे है, फाइनेंस लेवल पे है, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे है, पीपल को लेके हैं या प्रोसेस को लेके हैं। हर एक काम को, एक्टिविटीज़ को, हर एक फेज़ को जब हम रन कर रहे होते हैं, हर एक फेज़ को प्रॉपरली और 100% सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्वालिटी के साथ साथ रिस्क भी देखना पड़ता है, बिकॉज क्वालिटी को मेंटेन तब ही रख सकते हो इफ़ देयर आर नो चांस ऑफ द रिस्क। तो रिस्क को वैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ रिस्क क्वेश्चनियर बना सकते हैं, और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये बात की कि हम रिस्क क्वेश्चनर बना के अपने रिस्क को वैल्यूएट कर सकते हैं, रिस्क अपने गुड सक्सेसफुल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की, और हम सक्सेसफुल डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अनदर टेक्निक है जिसे हम और अच्छे तरीके से रिस्क को एवेलुएट कर सकते हैं, दैट इज़ अ रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जैसे हम स्कोप डिफाइन करने के लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते थे, और उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में ईच एंड एवरी एक्टिविटी को डिटेल के साथ, जितना हमारे लेवल ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होते थे उतना हमारा डिटेल स्कोप बनता था। इसी तरीके से हम अपना रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यानी यहाँ आपके सामने यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ हायरार्की ऑफ द पोटेंशियल रिस्क कैटेगरी ऑफ द पोटेंशियल। यानी हम रिस्क का भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हायरार्की बना के, कि ये देख सकें कि किस तरह का रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में आ सकता है और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, क्या कैटेगरीज हैं हमारे पास प्रोजेक्ट में रिस्क आने के लिए। जैसे अभी हमने पीछे बहुत सी कैटेगरीज देखी, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देयर इज अ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एंड हेल्पफुल टूल है प्रोजेक्ट मैनेजर को ये एवेलुएट करने के लिए कि किस तरह के रिस्क हमारे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं और उनको हम कैसे डील करेंगे। जैसे कि अगर मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मेरे सामने होगा ना, तो मैं देखूंगी मैंने लेवल 1 के ऊपर ये टास्क है, ये मैंने एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली हैं, दिस एक्टिविटी इज मिसिंग। यानी एक्टिविटी लेवल के अंदर मेरे पास फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 है, और लेवल 1 में मेरे पास 1, 2 और 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट हुई हैं, लेकिन ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई, ये मिस हो गई है। तो डेफिनेटली देर इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, लॉस की तरफ, हमें फेलियर की तरफ मूव कर सकता था। तो अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि देर इज़ अ रिस्क, तो अगर हमने ये देखना है किस तरह का रिस्क है, क्या पोटेंशियल रिस्क है, उसकी क्या कैटेगरी हो सकती है हमारे पास, हम उसके लिए भी रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब वो हम कैसे बनाते हैं, हम देखते हैं इसको।
आईटी प्रोजेक्ट को लेके जो लेवल 1 है, लेवल यहाँ हमारे पास लेवल 2 आ रहा है, जैसे बिजनेस लेवल पे रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल लेवल पे रिस्क हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के रिस्क हो सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे पास आ जाता है। बिजनेस की बात करती हूँ तो भी मैंने बात की, मार्केट लेवल आ जाता है, कंपटीटर, सप्लायर और हमारी कैश की बात आ जाती है, फाइनेंस, हमारे स्पॉन्सर्स, पीपल और ये सब चीज़ें। टेक्निकल की टेक्नोलॉजी रिस्क की बात की तो आपने देखा हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया और नेटवर्किंग आ गई। ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की तो एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स जो कि मैंने डिसीजन मेकिंग करते हैं, यूजर स्पोर्ट्स और टीम स्पोर्ट, इसकी बात आ जाती है, इस लेवल पे रिस्क आ जाते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो अगर एस्टिमेशंस नहीं अच्छी हुई, यानी टाइम एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, उसके अलावा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई, रिक्वायरमेंट ठीक गैदरिंग नहीं हुई है और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को लेके हमें इसको बोलते हैं रिस्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो हमें ये बता रहा है कि इस तरह के रिस्क आ सकते हैं और इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे अभी हमने मार्केट, फाइनेंस और उसकी बात की, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट की बात की, वो बिजनेस के लेवल के रिस्क हो जाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग की बात की तो वो टेक्निकल लेवल के रिस्क हो जाते हैं। पीपल को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, यूजर और टीम्स को लेके बात की तो वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, पीपल लेवल के रिस्क हो जाते हैं। और अगर प्रोजेक्ट की बात करती हूँ तो कॉस्ट, टाइम, स्कोप और एस्टिमेशन की बात करूँ तो उसके रिस्क हो जाते हैं। तो यहाँ से हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि किस तरह के रिस्क हैं और किस लेवल के रिस्क को किस तरीके से डील किया जा सकता है, इस ट्री से हम ये हेल्प आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का मोटिव होता है कि रिड्यूस द नेगेटिव रिस्क और इंक्रीज द पॉजिटिव रिस्क, ठीक है, ऑप्टिमाइज करना हमने पॉजिटिव रिस्क को। तो वहाँ ये बात करता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर डिटेक्टिंग कि यहाँ रिस्क किस तरीके इन वजह से आ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और सिर्फ इन प्रॉब्लम्स की वजह से रिस्क नहीं आते, नॉन नॉलेजेबल एरिया कैन बी अ कॉज ऑफ दिस रिस्क। अब वो किस वजह से उनके अंदर नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिस्क आने के चांसेस भी नॉलेजेबल एरियाज़ की वजह से होते हैं, यानी कि हमारे स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, अगर यहाँ कोई पुअर मैनेजमेंट होती है ना तो देर इज कैन अ नेगेटिव रिस्क, और नेगेटिव रिस्क यू कैन, हमें पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है टू रिकवर करना। एलिजिबल एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब आपने प्लान, ये भी हमने चैप्टर ओवर नहीं कंप्लीट किया, लेकिन हमने प्रोजेक्ट को अच्छे से रिव्यू नहीं किया, उसकी कलेक्शन, इंटीग्रेशन ठीक नहीं हुई है, प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं हुई है, रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन। स्कोप की वजह से रिस्क कैसे आ सकता है नेगेटिव रिस्क? डेफिनेटली जब स्कोप क्लियरली डिफाइन नहीं है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक नहीं बना हुआ, हर एक्टिविटी को ठीक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया, तो डेफिनेटली देयर इज अ नेगेटिव रिस्क। टाइम की बात करते हैं, टाइम को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, क्रिटिकल पाथ ठीक तरीके से फाइंड आउट नहीं किया, क्रिटिकल पाथ फाइंड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, हमें पता नहीं था, क्योंकि एक्टिविटी का चार्ट तो तभी बनता है जब रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज हो, तो यहाँ अगर पुअर मैनेजमेंट हो रही है तो ये टाइम की वजह से हो रही है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट को देख के हमारी प्रोडक्टिविटी ठीक तरीके से नहीं हो रही है, इन्वेस्टेंट स्पॉन्सर्स हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, बजट ठीक तरीके से सेट नहीं किया जा रहा और बजट ओवर रन हो रहा है या अंडर फ्लो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? कॉस्ट की वजह से। इसी तरीके से पुअर क्वालिटी, जब हम क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं क्वालिटी को निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो उस वक्त जो रिस्क आ रहा है वो भी क्वालिटी लेवल पे रिस्क होता है। ह्यूमन रिसोर्स रिस्क, डेफिनेटली या तो आप अपने एम्प्लॉय की सर्विसेज पूरी नहीं कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय की डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, या आपने उनको जो है अच्छे तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप नहीं की हैं, यू हैव नॉट अनदर कॉन्टीजेंसी प्लान रिलेटेड टू द पीपल, तो उस वक्त भी आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ बात डिफरेंट, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ह्यूमन सोर्स इज़ अ बेस्ट, इज़ अ इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैंने या ना आई एम नॉट अवेलेबल टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब डेफिनेटली अगर कॉलेज इस रिस्क के अवॉइड करना चाहती है तो उनको मेरे रिजेम्बलेंस में या मेरे रिप्लेसमेंट में उनके पास कोई ऑलरेडी प्लान टीचर होना चाहिए जो आप लोगों को गाइड करे, तो दैट इज़ अ कॉन्टीजेंसी प्लान। तो उस तरीके से ये चीज़ें मैनेज, ये एक नेगेटिव रिस्क आता है एक स्पेशली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा हाईली प्रोबेबिलिटी भी रखता है और हाईली इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। उसके बाद बेस्ट कम्युनिकेशन, के हमने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया कस्टमर से, क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से गैदर किया, जब ये चीज़ें मिस होंगी तो कम्युनिकेशन की वजह से रिस्क आएगा। अब हम रिस्क की बात कर रहे हैं, हम रिस्क को, हमें पता है कि ये रिस्क आ रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अनक्लियर कर रहे हैं, उसको ठीक भी नहीं कर रहे, उसको रिमूव करने की स्ट्रेटजीज भी नहीं चूज़ कर रहे, उसको ऐसे निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कौन सा रिस्क आ रहा है? नेगेटिव रिस्क आ रहा है। और उसके बाद प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, तो आप अपने जो आपको
वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप जहाँ से स्टॉक ले रहे हो, जहाँ से मटेरियल ले रहे हो, उनके साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना रहे, तो दैट इज़ अ नेगेटिव रिस्क। तो आपने देखा कि सिर्फ मार्केट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर रिस्क नहीं होता, जो पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली में वो नॉलेजेबल एरिया ही देख रहे हैं। वो नॉलेजेबल एरिया की कुछ पुअर एक्टिविटी होने की वजह से कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी की तरफ मूव करते हैं, और जब जहां इन नॉलेजेबल एरिया में कहीं कमी आती है तो वो क्या होता है कि एक हाई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिससे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, फेलियर की तरफ। तो इज देयर एनी क्वेश्चन और क्यूरी, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।